नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिन्द्र। समाशोधन के ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग पहले क्या करते हैं? हाँ, लड्डू खाते हैं, वो एक अलग विषय है। लड्डू तो खाते हैं, मगर क्या होता है? ध्वजारोहण होता है या झंडे का फहराया जाना, फ्लैग अनफर्लिंग होता है या फ्लैग होस्टिंग। तो बेटा आज के दिन क्या होता है? फ्लैग होस्टिंग होता है। क्लियर है? फ्लैग होस्टिंग में क्या होता है कि ध्वज ध्वज जो है वो नीचे की ओर होता है, उसे स्ट्रिंग से खींच कर ऊपर लाते हैं एंड देन नॉट को यानी गांठ को खोल देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इस प्रक्रिया को बोला जाता है फ्लैग होस्टिंग, ध्वजारोहण। ठीक है, चले फिर शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स का दौर। तो करंट अफेयर्स में आज पहला प्रश्न क्या है? देखिए, आज मैं रेखीय प्रश्न लाया हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और आपको आसानी भी रहेगी। ठीक है, तो चलिए आते नेक्स्ट में। केंद्र सरकार के वक्फ वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये बनाए गए हैं जगदम्बिका पाल, जो कि कौन है? सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं। ठीक है, नोट नोट में क्या है? संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो किरेन रिजिजू। ठीक है, ये है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम लोग ले सकते हैं अगर चाहें। हाँ, ले ही लीजिए। ये नोट पॉइंट इसलिए ले रहे हैं हम लोग कि ये जो वक्फ शब्द है इसका मतलब क्या है। तो देखिए, धार्मिक कार्य के लिए दिया गया कोई दान है। ठीक है, उसको वक्फ बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आता नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में कुल कितने सदस्य हैं? तो बेटा इसमें कुल सदस्य हैं 31। इसमें भी एक नोट है। नोट क्या है? संसद की संयुक्त समिति में लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल किए गए हैं। ठीक है, जिन्हें या इस समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा से कितने? 21 और राज्यसभा से कितने? 10। ठीक है, टोटल कितने? 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दिल्ली में स्वाधीनता दिवस समारोह में शिक्षा मंत्री आतिशी आतिशी नाम है इनका। ठीक है, आतिशी के स्थान पर कौन ध्वजारोहण करेंगे? देखो, पहले तो क्या किया कि सीएम जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इस समय कारावासित हैं, तो उन्होंने इनका नाम लिया था कि शिक्षा मंत्री जो आतिशी हैं वो ध्वजारोहण करेंगी। मगर बाद में ये तय हुआ कि दिल्ली सरकार के जो गृह मंत्री हैं, कौन? कैलाश गहलोत, ये क्या करेंगे? ये ध्वजारोहण करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इसरो अपने भू प्रेक्षण उपग्रह का प्रक्षेपण 16 अगस्त 2024 को SSLV के द्वारा करेगा। इस उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका नाम है EOS-08। ठीक है, टिक कर दीजिए। साइंस एंड टेक में पूछ सकते हैं। ठीक है, करंट का ही विषय भी है और साइंस एंड टेक का भी है। ठीक है, अच्छा आता है नेक्स्ट में। अच्छा, ये एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, ये जो SSLV है तो इसका मतलब क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, एक नोट भी बेटा ले लो। एक नोट में इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार जीके में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो रॉकेट का जो क्रम है वो क्या है? रॉकेट का क्रम तो देखिए बेटा वो क्या है। सबसे पहले आया SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आया ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आया PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और अब आया है, मतलब अब हमारे पास है GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल या जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली पीढ़ी SLV, फिर दूसरी ASLV, तीसरी PSLV, चौथी GSLV। और GSLV में ये ध्यान रखिएगा कि GSLV में GSLV 1 GSLV जो 1 है
मार्क 1 जिसको बोले, ये रिटायर्ड है, 2 और 3 काम कर रहे हैं। 2 को बोलते हैं नॉटी बॉय और 3 को बोलते हैं बाहुबली। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए आते नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि EOS 08 मिशन के प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है, एक सूक्ष्म उपग्रह का डिजाइन और उसका विकास करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे तो पता चले आपको नाम तो याद रह गया मगर उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियर ही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखिए उसके। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि नमक और चीनी में माइक्रोप्लास्टिक नामक शीर्षक से अध्ययन करने वाले संगठन का क्या नाम है। तो ये नाम है टॉक्सिक्स लिंक, पर्यावरण अनुसंधान संगठन है। इसने नमक और चीनी में माइक्रोप्लास्टिक के कण नामक शीर्षक से क्या किया है, अध्ययन किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो इसी से रिलेट कर रहा है, टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक माइक्रोप्लास्टिक की सांद्रता का मतलब है कंसंट्रेशन, इनमें क्रमशः प्राप्त हुई। तो सबसे ज्यादा किसमें प्राप्त हुआ, ये आयोडीन युक्त नमक में। कितना, 89.15 टुकड़े प्रति किलोग्राम में, यानी 1 किलोग्राम में 89.15 टुकड़े। और गैर कार्बनिक चीनी में इसकी मात्रा, यानी किसकी मात्रा, माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा सबसे अधिक है। ठीक है, टिक कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा इसका एक नोट पॉइंट भी ले लेते हैं हम लोग। जैविक जो सेंधा नमक में सबसे कम माइक्रोप्लास्टिक की सांद्रता प्राप्त हुई है, प्रति किलोग्राम में कितना, 6.70 टुकड़े प्राप्त हुए हैं। और ऐसे में आयोडीन युक्त नमक में 89.15 टुकड़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपने एक बात गौर की होगी कभी कि जैसे बाहर आप कहीं घूमने गए मान लीजिए, तो वहां से आपने एक पानी की बोतल ली, तो उसमें लिखा होता है कि प्रयोग करने के बाद इसको क्रश कर दें, क्लियर है, मतलब तोड़ दें, खराब कर दें, ताकि इसका इस्तेमाल ना हो पाए। ध्यान रखिएगा, बोतल में जो होते हैं वो छोटे छोटे, अगर जैसे मान लो पीने का पानी है तो उस पीने के पानी में एक्सपायरी पड़ी है, तो एक्सपायरी पानी की नहीं है, बोतल की है। ठीक है ना मामला। तो धीरे धीरे क्या करता है कि ऑलमोस्ट ये ध्यान रखना कि छोटे छोटे प्लास्टिक के कण उसमें घुलते रहते हैं, उसका इस्तेमाल अगर जितनी बार करोगे तो सेहत के लिए हानिकारक होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको पता हो, नमक में आयोडीन होता है या मिलाया जाता है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, होता नहीं है, मिलाया जाता है, समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आता है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट के अनुसार इन माइक्रोप्लास्टिक का आकार कितना है। ठीक है, कितना है, ये रिपीट हो गया ये शब्द, कितना है। देखिए कितना है ये, वो 0.1 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक के कण मिले हैं। ठीक है, उस नमक या चीनी में। चलिए आते नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास ने नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता दो लोगों के बीच में हुआ है, एक तो IIT मद्रास प्लस इजराइल के बीच में। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट में। अच्छा इजराइल में भाषा कौन सी चलती है, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा। तो भैया यहाँ पर हिब्रू भाषा चलती है। ठीक है, हिब्रू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हिब्रू कैसी भाषा है, फटाफट फटाफट बताओ। तो भैया हिब्रू जो है वो डेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज, मृत भाषा है। ठीक है, इसको जैसे मान लो आप इतिहास में आज ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, हाँ, तो ऑलमोस्ट क्या है कि जैसे लेटर्स जो बनाने हैं, जैसे अभी वर्तमान में हम लोग बनाते हैं ABCD बनाते हैं, तो वहाँ पे लाइन से इस तरह की आकृतियों से कुछ लेटर बना देते हैं हम। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो चीजें हैं दैट इज कॉल्ड डेल लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये मृत भाषा कहलाती है। ठीक है, इसराइल में चलती है। अच्छा आते नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं बेटा। भारत ने G4 देश की ओर से कहा कि
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संरक्षण करने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में अक्षम है। ठीक है, ये बात किसने कही? ये बात भारत ने कही है कि यूएनएससी में जो देश शामिल हैं वो भैया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण कर ही नहीं पा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर तुम सुरक्षा कर ही रहे होते प्रभु, तो उधर इसराइल और हमास वाला बवाल चल रहा है ना? इधर इधर क्या चल रहा है? इधर चल रहा है रशिया और यूक्रेन वाला, और ये सब थम नहीं रहा। इधर और बवाल बढ़ गया, बांग्लादेश में एक बवाल हो गया। तो ऑलमोस्ट भैया तुम लोग कर क्या रहे हो? ठीक है, ये बात किसने उठाई? ये बात भारत ने कह दी भैया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि G4 में कौन कौन से देश हैं? तो ये है ब्राजील, जर्मनी, जापान और अपना प्यारा भारत। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने कहा है कि शुक्राणु या अंडाणु, शुक्राणु मतलब स्पर्म और अंडाणु मतलब एग, ठीक है, स्पर्म और एग, दान करने वाले पुरुष या महिला का बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता। वह बच्चे का जैविक माता पिता होने का दावा नहीं कर सकते। तो ये बात किसने कही है? ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते नेक्स्ट में। अच्छा, एक बात बता दीजिए, बायो से संबंधित है, हो सकता है आप लोगों को पता होगा, पहले से ही पता होगा, वैसे मैं पूछ ले रहा हूँ, ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ मैं तो। जरा मुझे बताइए कि इसे जो ये मेल है, मान लो ए मेल है और बी फीमेल है, ठीक है, माता या पिता है, यहाँ से स्पर्म आएगा पिता से और यहाँ से एग आएगा माता से। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा क्या? क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, फेटस बनेगा? दोनों नहीं बनेंगे, पहले जायगोट बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12 पे आते बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हाल ही में चीन में ली ई मूजी नामक 13 वर्षीय छात्रा ने भरतनाट्यम करके इतिहास रचा। ठीक है, यह इसका कौन सा प्रारूप था? ये प्रारूप था भरतनाट्यम का अरंगेत्रम। भरतनाट्यम किसने किया था? ली मूजी ने, ठीक है, जो कि चाइना की है। चलो 13 वर्षीय बच्ची है ये। ठीक है, चले आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13। हुइयेन लालोंग क्या है? देखिए मैं हर एक वीडियो में एक नया शब्द मैं ढूंढ के लाता हूँ कि कुछ नया तूफानी ले आऊं। तो ये शब्द क्या है? तो देखिए ये मणिपुर में प्राचीन मार्शल आर्ट का प्रकार है। मार्शल आर्ट का प्रकार है, ठीक है, का प्रकार है। मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये अचानक ये कहाँ से आ गया? तो देखिए अभी अभी जो निशानेबाज हैं मनु भाकर, उन्होंने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो ये एक जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने आपके सामने रख दी। ये एक बड़ा अच्छा एक मार्शल आर्ट है। तो मार्शल आर्ट का नाम क्या है? हुइयेन लालोंग। तो पता चले, ये पूछ ले कि हुइयेन लालोंग कौन है, तो पता चला आप बता दें तुरंत ही, क्योंकि आप भी कम नहीं है, तुरंत आप बता देंगे कि ये कोई जगह है, कोई जिला है ना, दिमाग लगा देंगे आप फट से। तो भैया ये जिला नहीं है, ये मार्शल आर्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आता नेक्स्ट में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों से राज्यों को खनिज वाली भूमि पर केंद्र व खनन कंपनियों से रॉयल्टी वसूलने की इजाजत दी है। यह बकाया किस तिथि से वसूला जाएगा? तो ये जो वसूला जाएगा 1 अप्रैल 2005 की तिथि से वसूला जाएगा। ठीक है, चलिए आता नेक्स्ट में। हॉकी इंडिया ने, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, हॉकी इंडिया ने हाल ही में किस पूर्व भारतीय गोलकीपर की जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो ये किसकी है? PR राजेश। कौन है ये? PR राजेश गोलकीपर है। चलिए आते नेक्स्ट में। नोट पॉइंट पे जरा जाएंगे हम लोग। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, क्योंकि सीनियर टीम के लिए 16 नंबर की जर्सी रिटायर की जाएगी। ठीक है, सीनियर टीम के लिए, जूनियर टीम के लिए नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछ ले मान लीजिए कि सीनियर टीम के लिए कि जूनियर टीम के लिए, तो सीनियर टीम की जो जर्सी है उसको रिटायर करेंगे। ठीक है, ये सम्मान में किया जाता है। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 16। आबादी के अनुसार दुनिया का सबसे छोटा गांव यह है। तो ये है मोनोबी, नेब्रास्का,
अमेरिका में है, ठीक है। इसमें गांव में केवल एक महिला निवास करती है, ठीक है। तो ये सारे काम देखती है, मतलब सारे काम का मतलब चपरासी भी यही है, और जो क्या कहते हैं मेयर है वो भी यही है, टैक्स भी कलेक्ट यही करती हैं, जमा भी यही करती हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर डोडा गणेश, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, डोडा गणेश को हाल ही में किस देश का पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है केन्या, पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, किसे? डोडा गणेश को, ठीक है, डोडा गणेश को बेटा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर बेटा 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि हाल ही में थाईलैंड की संवैधानिक अदालत के द्वारा जेल में रह रहे पूर्व अधिवक्ता को कैबिनेट में शामिल करने के चलते वहां के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया, ठीक है। तो थाईलैंड के ये प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसन। इन्होंने क्या किया कि एक पूर्व अधिवक्ता को, जो कि मतलब जेल में था, तो ऑलमोस्ट उनको कैबिनेट में शामिल कर लिया। तो जो गाइडलाइंस थे, दिशा निर्देश थे, उनका क्या हो गया, पूरी तरह उल्लंघन हो गया। तो यहाँ पर अदालत ने इनको उठा के क्या कर दिया, बाहर कर दिया, पद से हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी है, वो देख लो। श्रेथा थाविसन चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पिछले 16 वर्षों में कोर्ट द्वारा हटाया गया, ठीक है। कोई इरेगुलरिटी रही तो कोर्ट ने हटा दिया, ठीक है। ऐसे चौथे प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के? थाईलैंड के। चलिए आते नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस टोक्यो 2020 पैरालंपिक चैंपियन को 18 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसके कारण वह पेरिस पैरालंपिक नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। तो ये कौन है? प्रमोद भगत है ये, ठीक है। इनको निलंबित कर दिया है, ये सितंबर 2025 तक के लिए, ठीक है। निलंबन कब तक का है इनका? 18 महीने का, तो सितंबर 2025 तक के लिए निलंबित रहेंगे, ठीक है। और पेरिस पैरालंपिक में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रमोद भगत को किस कारण से पेरिस पैरालंपिक के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो ये वेयर एबॉरेट, यानी ठिकाने का पता नहीं बताया इन्होंने, ठीक है। देखो इन्होंने एक्चुअली में, जैसे मान लीजिए आप कहाँ रहते हैं, तो आप ए जगह पे रहते हैं, कि आप बी स्थान पे रहते हैं, आप सी स्थान पे रहते हैं, ये इन्होंने इसका उचित कोई जवाब नहीं दिया, मतलब 2 बार तो दिया नहीं, तीसरी बार जब दिया तो उसको माना नहीं गया, इसीलिए इनको यहाँ से निलंबित कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इनमें नोट पॉइंट देख लेते हैं कि प्रमोद भागवत बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पूछा जा सकता है, ने पिछले वर्ष फरवरी में 5वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतकर चीन के लिन डैन की बराबरी की थी, ठीक है। इन्होंने किसकी बराबरी की है? 5 बार विश्व चैंपियन बने हैं ये, और चीन के लिन डैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, मतलब सॉरी, बराबरी की है, बराबर की है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय निशानेबाज मनु भाकर के कोच कौन है? तो कोच हैं जसपाल राणा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट में, देश की थोक मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन जुलाई में घटकर 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई है, जो कि कितने प्रतिशत है? तो ये बेटा है 2.04% पे आ गई है, ठीक है। अच्छा, जून में कितनी थी? जून 2024 में ये 3.36% थी, अभी कितने पे है? 2.04% पे है, ठीक है, ठीक है। और देखिएगा, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, WPI है, ठीक है, थोक मुद्रास्फीति बताई गई है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पहली बार इस क्षेत्र के सालाना सर्वेक्षण को करवाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, कार्यालय के बाद आप पहली बार पढ़िएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पहली बार इस क्षेत्र के सालाना सर्वेक्षण को करवाएगा। तो ये सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का सर्वेक्षण करवा रहा है, ये पहली बार देश में हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज, जिन्हें हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच है बेटा, ये कोच कुछ नहीं है, ये कोच है, कोच नियुक्त किया गया है, वह कौन है? तो वो है मोर्न मॉर्कल, ठीक है, मोन
मॉर्कल। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा। 25 क्या कह रहा है कि बिजली मंत्रालय ने बिजली का आयात निर्यात सीमा पर 2018 की दिशा निर्देशों में संशोधन कर दिया है। दिशा निर्देशों में संशोधन कर दिया है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि क्या कहा गया है, अगर निर्यात के गंतव्य देश में कोई समस्या हो तो कंपनी बची हुई बिजली देश में ही बेच सकती है। ठीक है, ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट में क्या है, भारत के पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश के एक्सक्लूसिव आपूर्तिकर्ता अडानी ग्रुप है। अब देखो अडानी ग्रुप क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव सप्लायर है बांग्लादेश के, तो ये बिजली यहाँ पे दे रहे हैं, मगर यहाँ पर क्या है, समस्या हो गई है, तो जो बिजली बच रही है वो अब कहाँ बेच सकते हैं, ये भारत में। ऐसा दिशा निर्देश किसने तय कर दिया है, बिजली मंत्रालय ने। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये इससे फायदा किसको जाएगा, अडानी ग्रुप को हो जाएगा, जो नुकसान हो रहा था वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए आता है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 26 बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि भारत का वस्तुओं का निर्यात जुलाई 2024 में वार्षिक आधार पर 1.2% घटा है। ठीक है, ठीक है, वर्तमान में यह कितने अरब डॉलर का रहा या हो गया है, तो 33.98 अरब डॉलर का क्या हुआ है, एक्सपोर्ट। ठीक है, भारत का वस्तुओं का एक्सपोर्ट, जो कि वार्षिक आधार पर कितना घट गया है, 1.2% घटने के बाद इतना हुआ है, 33.98 बिलियन डॉलर। ठीक है बेटा, नोट पॉइंट में आते हैं। नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि जुलाई 2023 में यह आंकड़ा कितना था, तो यह था 34.39 बिलियन डॉलर, यानी अरब डॉलर था। अभी कितना है, 33.98, कितना घट गया है, 1.2%। ये कब का रिकॉर्ड है, जुलाई 2024 का, एक्सपोर्ट का है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। जुलाई 2024 में देश का आयात यानी इंपोर्ट 7.45% बढ़कर इतने अरब डॉलर का हो गया है, तो कितना हो गया है, 57.49 बिलियन डॉलर। ठीक है, देखो एक्सपोर्ट घटा है 1.2% और इंपोर्ट देखो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, 7.4%। इधर देखो 26 में एक्सपोर्ट घटा है 1.2%, बचा कितना, 33.98 बिलियन डॉलर का, और आयात बढ़ा कितने परसेंट है, 7.45%, बढ़कर कितना हो गया है, 57.49 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी नोट है, तो जुलाई 2023 में यह 53.49 बिलियन डॉलर का था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आते नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 28 कह रहा है कि जुलाई 2024 के आंकड़ों के अनुसार व्यापार घाटा कितने अरब डॉलर का रहा, तो जो व्यापार घाटा रहा वो कितना रहा, 23.5 अरब डॉलर। अरब डॉलर मतलब बिलियन डॉलर का। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट ले लेते हैं। ये व्यापार घाटा क्या होता है, आयात और निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं, व्यापार घाटा कहते हैं। क्लियर है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 29 बेटा। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, चलिए आते देखते हैं इसमें क्या है। 29 में कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मॉस्पी ने 8वीं आर्थिक जनगणना, 8वीं आर्थिक, यहाँ पे देखिए ये गोला बना रहा हूं मैं, 8वीं आर्थिक जनगणना की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। यह किस वर्ष से प्रारंभ होगी, तो ये 8वीं जो आर्थिक गणना है वो होगी 2025-2026 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोट क्या कह रहा है यहाँ पे, 7वीं आर्थिक जनगणना के आंकड़ों के संग्रह की प्रक्रिया 2019 में शुरू हो गई थी। ठीक है, और 21 तक आके ये समाप्त हुई थी। ठीक है, अब कौन सी होने जा रही है, 8वीं, कब से, 2025-26। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। आज का अंतिम प्रश्न क्या है देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, फॉक्सकॉन कंपनी के अध्यक्ष यानी चेयरमैन जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की, कौन है, तो बेटा ये कौन है, ये है यंग लियू। ठीक है, किसके, फॉक्सकॉन कंपनी के चेयरमैन है यंग लियू। अच्छा नोट क्या कह रहा है कि फॉक्सकॉन कंपनी अनुबंध के आधार पर आईफोन का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, तो ये थे बेटा 30 प्रश्न।
29 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसको अच्छे से पढ़ लें, बार-बार रिवाइज़ कर लें, आगामी परीक्षाओं में ये काम करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, और आपसे मेरा वही निवेदन है पुराना वाला कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, ठीक है? और आपको पुनः आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत बेटा।